हाँ तो भैया बात ऐसी है कि कुछ कहानियां जो हैं वो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि अदालतों की फाइलों में लिखी जाती है। 17 जनवरी 2018 मुंबई। एक ऐसी सुबह जो दिखने में बिल्कुल आम थी। लोग सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे। मुंबई की लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह भरी पड़ी थी। बैंक खुल रहे थे और रोज की तरह पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज भी अपने एक नए दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन इस इमारत के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के बैंकिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 13,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतने पैसे कि उनसे कई स्कूल बनाए जा सकते थे, कई हॉस्पिटल खड़े किए जा सकते थे, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी और बहुत से छोटे शहर बसाए जा सकते थे। लेकिन ये पैसा किसी ने बंदूक दिखाकर नहीं लूटा, किसी ने इसके लिए कोई दीवार नहीं तोड़ी, ना ही इसमें कोई बॉलीवुड रॉबरी हुई। फिर भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आया। 13,000 करोड़ की चोरी, द पीएनबी स्कैम। इस कहानी का चेहरा एक ऐसा आदमी था जिसे कभी दुनिया डायमंड किंग, लग्जरी ज्वेलर और ग्लोबल बिजनेस आइकन कहती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन था या जांच के अनुसार भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का मुख्य आरोपी? इस कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। 27 फरवरी 1971 राजस्थान के एक मारवाड़ी गुजराती ज्वेलर परिवार में नीरव दीपक मोदी का जन्म हुआ। उनका परिवार पीढ़ियों से हीरे और आभूषणों के कारोबार से जुड़ा हुआ था। बाद में उनका परिवार विदेशों में भी कारोबार बढ़ाने लगा, विशेष रूप से बेल्जियम के एंट्वर्प जैसे वैश्विक ट्रेडिंग केंद्रों से जुड़ाव था। बचपन से ही नीरव की दुनिया हीरो के बीच बीती। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहाँ वो कटे हुए हीरो और उनकी चमक और उनके व्यापार को देखते हुए बड़े हुए। युवा अवस्था में उन्होंने विदेश में पढ़ाई शुरू करी, लेकिन कुछ ही समय बाद फैमिली बिजनेस में जुड़ने के लिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी नजर जो थी वो सिर्फ भारत पे नहीं थी, वो एक ऐसा भारतीय लग्जरी ब्रांड बनाना चाहते थे जो दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलर हाउस के साथ कम्पीट कर सके। करीब 2000 के दशक में उन्होंने अपना ब्रांड बनाया। धीरे धीरे उनके शोरूम भारत से बाहर लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, मकाओ और दुनिया के कई बड़े शहरों तक पहुंचने लगे। महंगे डायमंड, हाई प्रोफाइल क्लाइंट और करोड़ों रुपए का कारोबार, हर तरफ सिर्फ सफलता दिखाई दे रही थी। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था, मेहुल चौकसी, एक अनुभवी हीरे का व्यापारी, और नीरव मोदी का मामा। उनका कारोबार भी दशकों पुराना था और दोनों परिवारों के व्यावसायिक संबंध गहरे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार बाद में जिन कंपनियों की जांच हुई उनमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े हुए कई संबंध सामने आए। हीरो का कारोबार सिर्फ एक दुकान से नहीं चलता, ये दुनिया भर में फैला हुआ बिजनेस बैंकों और भरोसे पर चलता है, और यही भरोसा आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का कारण बनने वाला था। एक बैंक, एक सिस्टम और एक ऐसी बैंक गारंटी जिसका नाम था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यही शब्द आगे चलकर 13,000 करोड़ की कहानी लिखने वाला था। पर सोचने वाली बात यही है कि कैसे एक बैंक की गारंटी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब छुपा था एक बैंकिंग दस्तावेज में जिसका नाम था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या आसान भाषा में कहें तो बैंक की गारंटी। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपको विदेश में सामान खरीदना है, लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है। तब बैंक आपके लिए गारंटी देता है कि चिंता मत करो, अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं चुका पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक पैसे चुका देगा। बस यही काम करता था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। कागज पर ये एक सामान्य सी बैंकिंग सुविधा थी जिसका इस्तेमाल कई बड़ी कंपनियां करती थी। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार यहीं से शुरू हुई थी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड की कहानी। मुंबई की पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच की यहीं से जारी हुए थे वो दस्तावेज जो आगे चलकर हजारों करोड़ों रुपए के लेन देन के आधार बने। जांच में सामने आया कि कुछ बैंक के अधिकारियों पे आरोप था कि उन्होंने नियमों का पालन बिना करे एलओयू जारी करे, और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को बैंकिंग सिस्टम में दर्ज ही नहीं करा गया। यानी एक तरफ बैंकिंग सिस्टम के रिकॉर्ड कुछ और कह रहे थे और दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपए के लेन देन चल रहे थे। अब यहाँ आता है एक और महत्वपूर्ण नाम, स्विफ्ट। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है बल्कि दुनिया भर के बैंकों के बीच संदेश भेजने का एक सुरक्षित तरीका है। जब एक बैंक दूसरे देश के बैंकों को जानकारी भेजता है तो अक्सर स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ संदेश जो थे वो स्विफ्ट से भेजे गए थे, लेकिन उनकी जानकारी पीएनबी बैंक के सिस्टम में दर्ज ही नहीं हुई थी, और यही आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बन गया। एलओयू जारी होते रहे, विदेशी बैंकों से पैसा आता रहा और कारोबार चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, समय गुजरता गया और कड़े तौर पर पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए एलओयू जारी किए जाते रहे। बाहर से दिखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ब्रांड जो था वो बढ़ रहा था, नई शॉप्स खुल रही थी, दुनिया भर में नाम हो रहा था, लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। और फिर आया जनवरी 2018। नीरव मोदी की एक कंपनी से जुड़े हुए एम्प्लॉय फिर पीएनबी बैंक पहुंचे। उन्हें एक नया एलओयू चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ बिल्कुल अलग हुआ।
बैंक अधिकारियों ने कहा कि पहले जरूरी गारंटी और दस्तावेज जमा करने होंगे। बस कंपनी के एम्प्लॉयज ने तभी ये कहा कि पहले तो उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो इस बार उन्हें ये गारंटी क्यों देनी पड़ रही है। वहीं एक सन्नाटा सा हो गया, हजारों करोड़ रुपए और रिकॉर्ड्स में कोई पूरा हिसाब नहीं। अब सवाल सिर्फ एक ये था कि क्या ये एक गलती थी या कई सालों से चलता हुआ एक सोचा समझा फ्रॉड। बस एक सवाल जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। जब पीएनबी के अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड ढूंढने चालू करे तो उन्हें एक के बाद एक ऐसे गारंटी दस्तावेज मिले जो बैंक के मेन सिस्टम में दर्ज ही नहीं थे। जितनी गहराई से जांच होती रही उतनी ही बड़ी तस्वीर उनके सामने खुलती रही। शुरुआती रकम कुछ 100 करोड़ रुपए लगी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि मामला कुछ हजारों करोड़ों रुपए का है। अब बात ऐसी है ना कि ये सिर्फ एक बैंक की समस्या नहीं थी, ये पूरे भारत देश के बैंकिंग सिस्टम पे एक सवाल था। 29 जनवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक ने जांच एजेंसियों को शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तक पहुंचा। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट चुकी थी। पर ऐसा है ना कि अभी इस कहानी में सबसे बड़ा झटका भी बाकी था। जांच में सामने आया कि नीरव मोदी जो है वो देश ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और मजे की बात ये कि मेहुल चौकसी भी देश से बाहर थे। जब तक इस देश के सबसे बड़े फ्रॉड की पूरी जानकारी मिली, मुख्य आरोपी भारत से जा चुके थे। बस यहीं से देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, इतना बड़ा फ्रॉड इतने सालों तक किसी की नजर में क्यों नहीं आया। इसके बाद देश भर में कई जगह छापे पड़े, महंगे गहने, हीरे और कई दस्तावेज जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिए। कई अधिकारियों से पूछताछ हुई, कुछ बैंक के एम्प्लॉयज को गिरफ्तार भी किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार ये फ्रॉड कई सालों तक चलता रहा था और इसमें बैंक के अंदर मौजूद कई एम्प्लॉयज की भूमिका भी थी। इस बैंकिंग फ्रॉड के मुख्य आरोपी नीरव मोदी कई देशों में दिखाई दिए। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने भी उन्हें इंडिया वापस लाने का प्रोसेस जारी रखा। ये कहानी अब इतनी लंबी हो चुकी है, आज तक लंदन में उनका केस चल रहा है और भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। और दूसरी तरफ अगर बात करें मेहुल चौकसी की, उनके खिलाफ भी भारत में कई मामले दर्ज हुए और उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस मामले से जुड़ी कानूनी कार्रवाई आज भी कई स्तरों पर जारी है। अब इससे हमने सीखा क्या? 13,000 करोड़ ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अगर किसी सिस्टम में नियमों का पालन न हो या जांच कमजोर पड़ जाए और भरोसे का गलत फायदा उठाया जाए तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, भरोसा भी टूटता है। एक समय जिस आदमी को दुनिया डायमंड किंग कहती थी, उसका नाम भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड आरोपों में लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फ्रॉड किसने किया, पर सवाल ये भी है कि इतने सालों तक इसको कोई रोक क्यों नहीं पाया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।